हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, आज हम देख लेते हैं जो हमारा नागरिकता वाला टॉपिक चल रहा है। नागरिकता वाले टॉपिक में कल हमने कौन कौन से सिद्धांत देखे थे। कल हमने उदारवादी सिद्धांत देखा था और मार्क्सवादी सिद्धांत देखा था। तो आज हम देख लेते हैं नागरिकता का बहुलवादी सिद्धांत। देखिए, मैंने जो क्रम है, ये क्रम इस तरीके से यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, नीचे से ऊपर की तरफ लगाया हुआ है। उल्टा क्रम मैंने लगाया हुआ है क्योंकि उससे मुझे क्या होता है कि जब मैं रफ करती हूँ तो रफ करने में मुझे आसानी रहती है, मुझे फिर चीजें नीचे से लेके ऊपर की तरफ लेकर नहीं जानी पड़ती है। ठीक है, तो उसी हिसाब से मैं आप लोगों को समझाऊंगी, बताऊंगी कि जो हमारा नागरिकता का बहुलवादी सिद्धांत है वो क्या है, इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है कि नागरिकता का बहुलवादी सिद्धांत है क्या, उसके समर्थक कौन कौन है, मान्यता क्या है, विशेषताएं क्या है। फिर उसके जो समर्थक है डेविड हेल्ड का क्या सिद्धांत है। ठीक है, ये हमने कहां तक देखना है, यहाँ तक। इसमें इन्होंने 8 बुनियादी नियम बताए हैं, समान मूल्य व गरिमा सक्रिय, ये 8 बुनियादी नियम देखने हैं। फिर 2 बुनियादी इन्होंने महासिद्धांत बताए हैं, ये दोनों महासिद्धांत हमने देखने हैं। फिर इन्होंने संस्थागत ढांचा और विश्वव्यापी लोकतंत्र के बारे में बताया, ये तीनों हमें देखने हैं कि क्या ढांचा इन्होंने बताया है। उसके बाद जो दूसरे विद्वान है ब्रायन एस टर्नर, उनके सिद्धांत के बारे में हमने देखना है। ठीक है, कौन कौन से सिद्धांत उन्होंने दिए हैं और उनके सिद्धांतों की क्या क्या विशेषताएं, हर एक चीज हमने क्लियर करनी है जो कि उन्होंने नागरिकता से संबंधित सिद्धांत दिए हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं नागरिकता का बहुलवादी सिद्धांत। ठीक है, इसके समर्थक हम देख लेते हैं। पहले समर्थक इसके कौन कौन है, दो तो यही हैं, एक तो डेविड हेल्ड सबसे प्रमुख समर्थक माने जाते हैं इनके। दूसरे ब्रायन एस टर्नर, थर्ड है विल किमली का, और फोर्थ है आयरिश मैरियन यंग। ये 4 लोग कौन है, ये 4 लोग प्रमुख रूप से इस सिद्धांत के समर्थक हैं। कौन कौन से, डेविड हेल्ड, ब्रायन एस टर्नर, विल किमलिका और आयरिश मैरियन यंग। अब हम देखते हैं सिद्धांत की मान्यताएं क्या है, यह बहुलवादी सिद्धांत है क्या। देखिए, इस सिद्धांत के जो समर्थक है उन समर्थकों का कहना है कि देखिए, जो आधुनिक समाज है, आधुनिक समय है, आधुनिक समाज में विविध सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समूह से मिलकर बना है। इसलिए जो नागरिकता है, नागरिकता का स्वरूप भी एक समान नहीं हो सकता। इसमें क्या करना है आपको, राज्य और जो नागरिक है वो सीधे संबंध स्थापित ना करे, बल्कि समाज के विभिन्न समूहों की पहचान। अब देखिए, जो नागरिकता का बहुलवादी सिद्धांत है वो बहुलवादी सिद्धांत है क्या, उस सिद्धांत की मान्यता क्या है कि देखिए, जो आधुनिक समाज है, हमारे वर्तमान के जो समाज है, वर्तमान समय में जो हमारे समाज हमें दिखाई देते हैं, वो समाज क्या है, उन समाजों में कोई ऐसा तो नहीं है कि एक ही संस्कृति है, एक ही समाज है, आर्थिक रूप से भी एक ही समूह है, ऐसा तो नहीं है ना। पता नहीं कितने कितने समूह है हमारे समाज में, पता नहीं कितनी कितनी संस्कृतियां है, एक ही जगह पर रहने वालों के लोगों की संस्कृतियां अलग अलग हो सकती हैं। तो इस आधार पर देखिए, उनका कहना था कि देखिए, जो आधुनिक समाज है, आधुनिक समाज अलग अलग सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक समूहों से बना हुआ है। ठीक है, लेकिन इन समूहों में अगर आप नागरिकता का जो स्वरूप है, नागरिकता का स्वरूप सिर्फ एक ही रख दोगे तो वो क्या है, वो लागू नहीं हो सकता। नागरिकता का एक समान स्वरूप इसमें लागू नहीं हो सकता। आपको क्या करना है, आपको जो राज्य है और जो नागरिक है, आपको सीधे संबंध स्थापित नहीं करने हैं। ठीक है, कि जो व्यक्ति सीधे राज्य से संबंध स्थापित नहीं करेगा, बल्कि वो क्या करेगा, बल्कि आपको क्या करना है कि आप जो समाज में उनके समूह हैं, समूह जैसे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स का एक समूह है, तो जो राज्य है, राज्य समूह के साथ संबंध स्थापित करे। और फिर जो समूह है, समूह संबंध किसके साथ स्थापित करेगा, जो उसमें अंदर रहने वाले लोग हैं, जो व्यक्ति है, व्यक्तियों से संबंध स्थापित करेगा। ठीक है, कि इसमें कैसे आएगा, राज्य प्लस नागरिक। इन संबंधों को तो उसने कहा था कि ये गलत है, ये नहीं मानने हैं। कौन से संबंध सही है, राज्य प्लस समूह, राज्य प्लस नहीं आ सकता यहाँ पे, राज्य और नागरिक, ये संबंध कैसे हैं, ये संबंध गलत है। फिर राज्य क्या करे, राज्य समूह से संबंध स्थापित करे, और जो समूह है वो किससे स्थापित करे संबंध, वो व्यक्ति से संबंध स्थापित करे। इसीलिए इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, बहुलवादी सिद्धांत कहा जाता है नागरिकता। क्योंकि बहुलवादी लोकतंत्र में भी हमने यही देखा था कि जो राज्य है, राज्य केवल एक अकेली सत्ता नहीं है, राज्य के साथ साथ विभिन्न समूह है, विभिन्न समूहों के भी समाज में सत्ता होती है।
उसी तरीके से नागरिकता का जो बहुलवादी सिद्धांत था उसके समर्थकों का कहना था कि जो राज्य है, राज्य लोगों को नागरिकता प्रदान करने के लिए केवल राज्य और नागरिक संबंधी आपस में स्थापित ना करे, बल्कि राज्य को क्या करना है, राज्य को व्यक्तियों के समूहों के साथ संबंध स्थापित करने हैं, और जो व्यक्तियों के समूह होंगे वो व्यक्तियों से संबंध स्थापित करेंगे। ठीक है, और इन समूहों के हितों को पहचान, ठीक है, राज्य क्या करेगा, राज्य इन समूहों के हितों के लिए काम करेगा, उन समूहों के हितों को प्राथमिकता देगा, और जब समूहों के हितों को प्राथमिकता देगा, जब समूह के हित पूरे होंगे तो व्यक्ति के हित अपने आप पूरे हो जाने हैं, क्योंकि व्यक्ति के जो समूह बनते हैं, समूह भी किस लिए बनते हैं, अपने कुछ हितों की पूर्ति के लिए बनते हैं। अगर समूह के हित पूरे हो रहे हैं तो व्यक्ति के हित अपने आप पूरे हो जाने हैं। ठीक है, ये मान्यता थी किसकी, बहुलवादी, जो बहुलवादी नागरिकता का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के मानने वालों की। अब इस सिद्धांत की हम कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, कौन कौन सी थी। विशेषताओं में सबसे पहले आएगा विविधता स्वीकार्य, कि जो अलग अलग विभिन्न समूह है, विभिन्न धर्म है, संस्कृतियां हैं, जो उनमें विभिन्नता है, जो उनमें भेद है, उस भेद को, उस विविधता को स्वीकार किया गया है इस सिद्धांत में, उस भेद को, ठीक है, उस विविधता को, ये नहीं है कि विविधता खत्म करने की बात कही गई है, बल्कि उसे स्वीकार किया गया है कि जो समाज है, समाज में अनेक समूह होते हैं, अनेक संस्कृतियां होती है, सबके हित अलग अलग होते हैं। ठीक, दूसरा, इस सिद्धांत की क्या विशेषता है, एक विशेषता है इसकी विभेदित नागरिकता। विभेदित नागरिकता से उनका क्या मतलब है, जो इसके समर्थक हैं, कि देखिए समाज में ऐसा तो नहीं है कि केवल एक ही वर्ग के लोग हैं। इसे हम ऐसे देख लेते हैं कि कोई एक समाज है, उस समाज में ऐसा तो नहीं कि केवल ए वर्ग के लोग ही शामिल होंगे। ए वर्ग से हम मान लेते हैं अमीर वर्ग के लोग, ठीक है, कि केवल अमीर वर्ग के ही लोग होंगे। समाज में कैसे होते हैं, समाज में बी वर्ग के लोग भी शामिल होते हैं। बी वर्ग यहाँ हम गरीब मान लेते हैं। सी वर्ग के लोग भी शामिल होते हैं। सी वर्ग यहाँ मध्यम मान लेते हैं, ना अमीर ना गरीब, मध्यम। ठीक है, तो इस सिद्धांत के समर्थकों का मानना है कि देखिए जो समाज है, समाज में विभेदित नागरिकता होती है, समाज में कई तरह के लोग पाए जाते हैं। तो आप क्या करें कि आप सभी नियम कानून जो है, एक समान नियम कानून इन पर लागू नहीं कर सकते, इनके लिए आप एक समान नियम नहीं बना सकते। आपको क्या करना होगा, आपको जो गरीब वर्ग है, जो अल्पसंख्यक वर्ग है, गरीब वर्ग है, इस वर्ग के लिए कुछ विशेष प्रावधान करने होंगे, विशेष प्रावधान आपको करने होंगे। और ये विशेष प्रावधान ही क्या कहलाते हैं, विभेदित नागरिकता कहलाते हैं, कि नागरिकों के बीच में भेद किया गया है, नागरिकों के बीच में भेद किया गया है, लेकिन वो भेद किसके लिए है, वो भेद किसी के भले के लिए है। उससे नागरिकों का कोई बुरा नहीं हो रहा है, उससे नागरिकों को के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है, बल्कि कुछ ऐसे समूह है जिन समूहों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए अन्य वर्गों से भेद करना जरूरी है। आरक्षण से आप इसे समझ सकते हैं, हमारे यहाँ जो आरक्षण की नीति है उससे समझ सकते हैं। ठीक है, फिर थर्ड इसकी क्या विशेषता है, समूह अधिकारों को मान्यता, कि ये सिद्धांत क्या करता है, ये सिद्धांत सिर्फ एक व्यक्ति के लिए ही ये सिद्धांत नहीं लड़ता है, ये सिद्धांत के किसका वर्णन करता है, ये सिद्धांत बताता है कि जो अधिकार हैं, अधिकारों में समूह को मान्यता देनी है, हमें व्यक्ति को मान्यता नहीं देनी, क्योंकि अगर समूह को मान्यता देंगे, समूह को अधिकार दे देंगे तो व्यक्ति के अधिकार अपने आप मिल जाने हैं, व्यक्ति को समूह के द्वारा वो अधिकार मिल जाने हैं। ठीक है, फिर फोर्थ है जटिल समाज में शक्ति का विकेंद्रीकरण। क्या आएगा इसमें, कि देखिए जो आधुनिक समाज है, आधुनिक समाज जटिल समाज है, ये तो हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि इन समाजों में आप अकेले, अगर आप कहें कि राज्य केंद्रित शक्ति होगी, आप अकेले इसमें शक्ति नहीं रख सकते हैं। आपको क्या करना होगा, आपको शक्तियां समाज में विकेंद्रित करनी होगी, बांटनी होगी, और यही इस सिद्धांत की एक विशेषता है। ठीक है, फिर फिफ्थ इसकी विशेषता है समावेशी। समावेशी दृष्टिकोण कैसे है, कि इस सिद्धांत के जो मानने वाले हैं उनका मानना है कि समाज में कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग या हाशिए पर पड़ा समूह समाज की मुख्य धारा में शामिल होने से रह ना जाए। समाज का प्रत्येक समूह, समाज की जो भी समावेश है, कि जो भी समाज है, हर एक समाज में कोई भी समूह ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि समाज की मुख्य धारा में शामिल ना हो पाए। इसीलिए ये किस पर बल देता है, समावेशी दृष्टिकोण पर बल देता है। ठीक है, अब देखिए, अब ये तो देख लिया हमने नागरिकता का बहुलवादी सिद्धांत। अब इस सिद्धांत से संबंधित जो प्रमुख विद्वान है, उन विद्वानों को एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेविड हेल्ड को। डेविड हेल्ड की पहले हम पुस्तक देख लेते हैं, कौन सी है। इनकी पहली पुस्तक है पॉलिटिकल थ्योरी एंड द मॉडर्न स्टेट, 1989। सेकंड पुस्तक है इनकी
डेमोक्रेसी एंड द ग्लोबल ऑर्डर फ्रॉम द मॉडर्न स्टेट टू कॉस्मोपॉलिटन गवर्नेंस 1995 में। सिद्धांत है इनका कॉस्मोपॉलिटन या वैश्विक नागरिकता का सिद्धांत। अपने सिद्धांत से संबंधित तर्क इनका कहना था कि आधुनिक युग में वैश्विक चुनौतियां हैं, इन्होंने राष्ट्र राज्य सीमाएं पार कर ली हैं, इसलिए नागरिक अधिकार और लोकतांत्रिक नियंत्रण एक देश की सीमा तक। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं डेविड हिल्ड की पुस्तक कौन सी है इनकी? पॉलिटिकल थ्योरी एंड द मॉडर्न स्टेट 1989। ठीक, कौन सी पुस्तक है? पॉलिटिकल थ्योरी एंड द मॉडर्न स्टेट 1989। सेकंड पुस्तक है इनकी डेमोक्रेसी एंड द ग्लोबल ऑर्डर फ्रॉम द मॉडर्न स्टेट टू कॉस्मोपॉलिटन गवर्नेंस 1995। ठीक है, ये थी डेविड हिल्ड की पुस्तकें। उसके बाद जो सिद्धांत है इनके सिद्धांत का नाम क्या है? सिद्धांत का नाम है कॉस्मोपॉलिटन वैश्विक नागरिकता का सिद्धांत। इसे हम या तो कॉस्मोपॉलिटन सिद्धांत कह सकते हैं या फिर वैश्विक नागरिकता का सिद्धांत कहते हैं। अपने सिद्धांत में इनका तर्क था, इनका कहना था कि देखिए, जो आधुनिक युग है, आधुनिक युग में कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं, जैसे महामारी हो गया, पर्यावरण प्रदूषण हो गया, जलवायु संकट हो गया, पर्यावरण प्रदूषण हो गया, इस तरह के कुछ संकट हैं। ठीक है, जिन संकटों ने जो राष्ट्र राज्य की सीमा है, राष्ट्र राज्य सीमा को पार कर लिया है। ऐसा नहीं कि जलवायु परिवर्तन से केवल एक देश प्रभावित हो रहा है और देश प्रभावित नहीं हो रहे, पृथ्वी के सारे देश जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि महामारी से केवल एक देश प्रभावित होता है। अभी हमने कोरोना की महामारी देखी है, तो उसमें हमने देखा है कि महामारी से एक ही देश प्रभावित नहीं हो रहा, बल्कि सारे देश, पूरा विश्व प्रभावित हुआ है उससे। तो इस बारे में उनका कहना था कि देखिए, जो आधुनिक समय है, आधुनिक समय में वैश्विक चुनौतियां कुछ नई उभरी हैं और इन चुनौतियों ने राष्ट्र राज्य की सीमा को पार कर ली है। फिलहाल हम अपना टैरिफ वाला ही मुद्दा देखते हैं कि जो टैरिफ का मुद्दा अमेरिका से लोगों के साथ में चल रहा है, या फिर अभी इजराइल और इराक का युद्ध हुआ है। इस युद्ध ने क्या किया? राष्ट्र राज्य में की सीमाएं पार की है। पूरा जो विश्व है, पूरे विश्व में तेल संकट आया है। तो इन्हीं संकटों के बारे में उनका कहना था कि जो आधुनिक युग की चुनौतियां हैं, उन्होंने राष्ट्र राज्य की सीमा को पार किया है, और इसीलिए जो नागरिक है वो अवधारणा भी केवल अब एक राष्ट्र से सीमित नहीं रह गई। नागरिकता की अवधारणा को भी अब वैश्विक रूप देने का समय आ गया है। जो नागरिक अधिकार है और लोकतंत्र का जो नियंत्रण है, वो भी अब एक देश की सीमा तक सीमित नहीं रह गया है। ठीक है, वो भी वैश्विक रूप से फैल रहा है। वो भी नागरिकता का जो सिद्धांत है, नागरिकता का सिद्धांत भी वैश्विकता के रूप में अब देखा जाना चाहिए। अब इन्होंने अपने नागरिकता के सिद्धांत में 8 बुनियादी और राजनीतिक नियम बताए थे। वो नियम देख लेते हैं, कौन कौन से नियम इन्होंने बताए थे। 8 बुनियादी और राजनीतिक नियम भी मैं हटा रही हूँ। तो इन 8 नियमों में जो सबसे पहला नियम है, वो नियम है समान मूल्य और गरिमा का नियम। समान मूल्य और गरिमा का नियम क्या है कि देखिए, जो संसार में प्रत्येक व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति को मानवीय गरिमा मिलनी चाहिए। जाति, लिंग, वर्ग, संस्कृति आदि के आधार पर भेदभाव ना हो, क्योंकि व्यक्ति जो है वो समाज का मूल्यवान सदस्य है। समान मूल्य और गरिमा के बारे में उनका कहना था कि देखिए, जो प्रत्येक व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति एक नैतिक क्षेत्र का हिस्सा है। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ नैतिकता है। तो आप पर ये ध्यान रखिए कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मानवीय गरिमा सुनिश्चित करने, अपनी मानवीय गरिमा की रक्षा करने का अधिकार मिले। जाति, लिंग, वर्ग, संस्कृति आदि के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव ना हो, क्योंकि समाज के जितने भी व्यक्ति, उन व्यक्तियों की अपनी महत्ता है, वे समाज के मूल्यवान सदस्य हैं। ठीक है, समाज को उनसे कुछ ना कुछ लाभ मिलना ही है। ठीक, ये हो गया समान मूल्य और गरिमा। दूसरा है सक्रिय अभिकरण। सक्रिय अभिकरण से उनका क्या मानना था कि देखिए, समाज में जो प्रत्येक व्यक्ति है, उसके पास आत्म जागरूकता, तर्क करने, आत्मनिर्णय करने की क्षमता होती है। वह राज्य के आदेश का पालन करने वाला निष्क्रिय पात्र नहीं है। अपना जीवन, परिस्थितियां स्वयं तय करने में सक्षम। ये है सक्रिय अभिकरण। सक्रिय अभिकरण के बारे में उनका कहना था कि देखिए, जो व्यक्ति है, व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वो समाज में निष्क्रिय नागरिक है। व्यक्ति को समाज में कुछ ना कुछ भूमिका रहती है। व्यक्ति समाज में सक्रिय रहता है, कुछ ना कुछ कार्य व्यक्ति समाज में करता रहता है। उसका कहना था कि जो प्रत्येक व्यक्ति है, उसमें आत्म जागरूकता,
तर्क करने, जो निर्णय है अपने से जो संबंधित निर्णय हैं उन निर्णयों को लेने की क्षमता भी हर एक व्यक्ति में होती है। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति केवल राज्य के आदेश का पालन करने वाला निष्क्रिय नागरिक नहीं है, निष्क्रिय पात्र नहीं है, बल्कि वह अपने जीवन की परिस्थितियां स्वयं तय करने में सक्षम है। और इसीलिए वह क्या है, इसलिए वह एक सक्रिय अभिकरण है। नागरिक एक सक्रिय अभिकरण है, निष्क्रिय अभिकरण नहीं है। दो हो गए। थर्ड आता है व्यक्तिगत जिम्मेदारी और जवाबदेही। इससे क्या मतलब है कि देखिए, जो व्यक्ति अपने कार्य कर रहे हैं, ठीक है, जो व्यक्ति अपने निर्णय ले रहे हैं, उनके प्रति वो स्वयं ही जिम्मेदार होंगे। उनके प्रति जो जवाबदेही होगी वो व्यक्तियों की स्वयं की जवाबदेही होगी, वो किसी दूसरे व्यक्ति की जवाबदेही नहीं होगी। फिर फोर्थ आता है सहमति का नियम, कि देखिए जो वैध शासन होगा या जो सामाजिक नियम होंगे, इनका आधार क्या होगा, किस आधार पर ये बनेंगे, ये बनेंगे जनता की सहमति से। और यही क्या होगा, यही होगा सहमति का नियम। कोई भी नियम, कोई भी कानून ऐसा नहीं होगा जो राज्य की ओर से जनता पर थोपा जाएगा। ऐसा कोई नियम नहीं बनाना है, बल्कि जो भी नियम बनेंगे, जो भी शासन बनेगा, जो भी शासन करेगा, वो किस आधार पर करेगा, वो केवल जनता की सहमति से करेगा। फिर है सामूहिक निर्णय प्रक्रिया नियम। तो उनका मानना था कि देखिए जो बहुलवादी समाज होते हैं उनमें पूर्ण सहमति किसी भी मुद्दे पर बनना क्या होता है, असंभव होता है। पूर्ण सहमति नहीं बनेगी। इसलिए ज्यादातर लोगों की सहमति लेने के लिए, किसी भी निर्णय पर ज्यादातर लोगों की सहमति लेने के लिए क्या करना चाहिए, वहां पर मतदान कराना चाहिए। और ये मतदान ही क्या होगा, ये मतदान ही सामूहिक निर्णय प्रक्रिया का नियम होगा। कि जो हमारे बहुलवादी समाज है, बहुलवादी समाज में अगर आप कोई एक नियम ये सोचे कि ये पूर्ण सहमति से लागू हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। पूर्ण सहमति किसी भी नियम के लिए नहीं बननी है। आपको सिर्फ ये देखना है कि बहुमत किसके पक्ष में है, और बहुमत पक्ष देखने के लिए आपको क्या करना है, आपको चुनाव कराने हैं, ठीक है, मतदान कराने हैं। मतदान कराएंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि जो बहुसंख्यक वर्ग है वो क्या चाहता है। और यही जो मतदान होंगे, ये मतदान की यही व्यवस्था क्या है, सामूहिक निर्णय प्रक्रिया का नियम है। फिर आता है समावेशिता और एकजुटता। समावेशिता व एकजुटता में उनका क्या कहना था कि देखिए जो भी राजनीतिक व्यवस्था है और जो भी सामाजिक व्यवस्था है, इसमें जो समाज है, समाज के प्रत्येक वर्ग का समावेश होना जरूरी है। समाज में जब अल्पसंख्यक समूहों का भी, इसमें अल्पसंख्यक समूहों को भी शामिल किया जाता है। और इसी से क्या होगा, इसी से समाज में एकता की भावना जो है, एकता और भाईचारे की भावना में बढ़ोतरी होती है। समावेशिता से मतलब क्या है कि सभी को साथ लेकर चलना, सभी का समावेश करना। इसी के बारे में उन्होंने कहा कि देखिए जो सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था है उसमें समाज के प्रत्येक वर्ग को शामिल करना जरूरी है। अगर उसमें समाज का प्रत्येक वर्ग शामिल होगा तो जाहिर सी बात है समाज का जो अल्पसंख्यक समूह है, जो पिछड़े वर्ग है, जो निम्न वर्ग है, वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। और जब सारे ही समूह समाज में शामिल हो जाएंगे, सभी समूहों का समावेश हो जाएगा, तो उनमें जो एकजुटता है, एकजुटता उनमें बढ़ेगी, एकजुटता उनमें अपने आप आ जाएगी। फिर है गंभीर नुकसान से बचाओ। गंभीर नुकसान से, ठीक है, कि व्यक्तियों को नागरिकता देने के लिए, बेहतर नागरिक बनाने के लिए क्या करना है, उन्हें गंभीर नुकसान से बचाना जरूरी है। और उनकी जो तत्काल जरूरतें हैं, तत्काल जरूरतें पूरी करनी जरूरी है। तत्काल जरूरतें जैसे कि कोई व्यक्ति भूखमरी से ना मरे, बीमारी से ना मरे, ठीक है, इस तरह की जो आवश्यकताएं हैं, ये आवश्यकताएं तत्काल पूरी करने की जरूरत होती है। ये आवश्यकताएं नहीं तो व्यक्ति को गंभीर नुकसान पहुंचाती है। और व्यक्ति को गंभीर नुकसान जो चीज पहुंचाएगी वो समाज को भी गंभीर नुकसान पहुंचाएगी, वो राज्य को भी गंभीर नुकसान पहुंचाएगी। फिर उसके बाद है सतत विकास। सतत विकास के बारे में उनका कहना था कि देखिए जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, इन प्राकृतिक संसाधनों पर केवल वर्तमान पीढ़ी का ही हिस्सा नहीं है, केवल वर्तमान पीढ़ी का ही हक नहीं है, बल्कि इन संसाधनों का दोहन हमें इस तरीके से करना है कि ये जो भावी पीढ़ी है उसके लिए भी बचे रहें। प्राकृतिक संसाधनों पर केवल एक ही पीढ़ी का अधिकार नहीं है, बल्कि जो ये संसाधन है, इन संसाधनों को अगली पीढ़ी के लिए भी बचाना जरूरी है। ये कहना था किनका, डेविड हेल्ड का। तो देखिए यहाँ तक तो हमने देख लिया उनके 8 सिद्धांत। अब देख लेते हैं उनके 2 बुनियादी महासिद्धांत उन्होंने बताए थे। वो 2 बुनियादी महासिद्धांत क्या क्या थे। इसमें पहले तो आता है स्वायत्तता का महासिद्धांत। देखिए स्वायत्तता के महासिद्धांत के बारे में उनका क्या कहना था कि जो प्रत्येक व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के निर्णय लेने में सक्षम है और इसीलिए उसे बिना किसी अनुचित दबाव के जीने का अधिकार है। ठीक है, कि उसके ऊपर किसी तरह का कोई अनुचित दबाव ना डाला जाए, उसे बिना अनुचित दबाव के जीने का अधिकार है। अपने निर्णय लेने में प्रत्येक व्यक्ति सक्षम है। व्यक्ति जो है, व्यक्ति एक स्वतंत्र इकाई है, वो राज्य की कठपुतली नहीं है।
यहाँ से हम देख लेते हैं, देखिए कि जो प्रत्येक व्यक्ति है वो अपने जीवन संबंधी निर्णय लेने में सक्षम भी है और स्वतंत्र भी है, ठीक है। उसे बिना अनुचित दबाव के जीवन जीने का अधिकार है। वह स्वतंत्र इकाई है, न कि राज्य की कठपुतली। इससे इन्होंने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया था कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संरचनाएं ऐसी हों जो मानवीय समता को बढ़ाएं, ना कि संकुचित करे, ठीक। स्वायत्तता का महासिद्धांत का उसे उनका कहना था कि देखिए जो प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन संबंधी निर्णय में लेने में सक्षम है। उसे पता है कि मैं अपने लिए जो निर्णय ले रहा हूँ वो मेरे लिए बेहतर है या नहीं है, ठीक है, वो मुझे लाभ पहुंचाएगा या हानि पहुंचाएगा। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति कोई भी निर्णय अगर लेगा तो वो ये सोच कर लेता है कि ये निर्णय मैं ले रहा हूँ इससे मुझे नुकसान होगा। कोई व्यक्ति अपना नुकसान नहीं चाहता है, ये तो सभी को पता है। हर व्यक्ति यही चाहता है कि मैं अपने जीवन का जो भी निर्णय लूँ वो निर्णय वैसा निर्णय लूँ जो बेस्ट निर्णय हो, जो अच्छा निर्णय हो, जो मुझे लाभ पहुंचाए। और इसीलिए उनका कहना था कि देखिए जो प्रत्येक व्यक्ति है वो जीवन से संबंधित सभी निर्णय लेने में सक्षम है, स्वतंत्र है। उसे बिना किसी अनुचित दबाव के अपने जीवन जीने का अधिकार दिया जाना चाहिए। वह एक स्वतंत्र इकाई है, राज्य की कठपुतली नहीं है। राज्य उसके ऊपर ये बंदिश ना लगाए कि उसे क्या निर्णय लेना है, क्या निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि व्यक्ति एक स्वतंत्र इकाई है। और इससे उन्होंने सुनिश्चित करने का प्रयास किया था कि जितनी भी राजनीतिक, आर्थिक और जो सामाजिक संरचनाएं हैं, राज्य द्वारा जो संचालित जितने भी कार्य हैं, उनका जो उद्देश्य होगा, उनका उद्देश्य मानवीय क्षमता में वृद्धि करना होना चाहिए, ना कि मानवीय क्षमता में कमी करना। उसके बाद दूसरा है निष्पक्षता या निष्पक्ष तर्क का महासिद्धांत। निष्पक्ष सिद्धांत से उनका कहना था कि देखिए राज्य या विश्व में कोई भी संस्थाएं, ठीक है, राज्य या संस्थाएं जो भी निर्णय लेंगी वो निर्णय सभी के लिए लाभदायक होना चाहिए। उसमें पक्षपात ना हो, सभी के हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए। जब कोई निर्णय निर्माण हो तो उससे जो प्रभावित होने वाले हित हैं, किसी के हित अगर किसी निर्णय से प्रभावित हो रहे हैं तो सभी जितने भी प्रभावित पक्ष हैं उनके हितों को समान महत्व दिया जाना चाहिए, ठीक है। ये कहना था किसका? डेविड हेल्ड का, कि देखिए निष्पक्षता या निष्पक्ष तर्क का महासिद्धांत क्या है कि जब भी कोई राज्य या कोई भी संस्था या कोई वैश्विक संस्था, अंतर्राष्ट्रीय संस्था कोई निर्णय लेगी, वो निर्णय उस हिसाब से ले कि वो सभी के लिए लाभदायक हो, किसी के साथ में पक्षपात ना हो। जब निर्णय लिया जाए तो उस निर्णय को लेने से जितने भी प्रभावित हित हैं, सभी प्रभावित हितों को समान महत्व दिया जाना चाहिए। यही क्या है? निष्पक्षता या निष्पक्ष तर्क का महासिद्धांत है। तो अब इसके बाद हम देख लेते हैं संस्थागत ढांचा या विश्वव्यापी लोकतंत्र का जो उन्होंने सिद्धांत दिया था उसके बारे में क्या कहना था। ये सारे उनके नागरिकता के सिद्धांत से संबंधित हैं। देखिए जो उन्होंने नागरिकता का अपना सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत के व्यवहारिक क्रियान्वयन के लिए, इसके लिए इन्होंने ये जो संस्थागत ढांचा है ये ढांचा दिया था, या विश्वव्यापी लोकतंत्र का सिद्धांत दिया था। अब हम देख लेते हैं कि इसमें उन्होंने क्या क्या बातें बताई थी। सबसे पहले विश्व सरकार का विरोध क्या है। उन्होंने कहा था कि देखिए जो विश्व है, विश्व में जो सरकार होगी वो केंद्रीयकृत सरकार नहीं होगी, कि जो सारी शक्तियां हैं, सारी शक्तियां केवल एक सरकार के हाथ में नहीं होगी, बल्कि विश्व में कैसी होगी? विकेंद्रीकृत सरकार आप बनाइए, शक्तियों का आप बंटवारा कीजिए। तो इस तरीके से इन्होंने विश्व सरकार में केंद्रीकृत सरकार का विरोध किया था और विकेंद्रीकृत सरकार का इन्होंने समर्थन किया था। संयुक्त राष्ट्र में सुधार के बारे में उनका कहना था कि जो संयुक्त राष्ट्र की जो वीटो शक्ति है उसे समाप्त किया जाए, इसके स्थान पर वैश्विक नागरिक सभा का गठन किया जाए, जिससे कि जो आम जनता है उसकी आवाज वैश्विक स्तर पर सुनी जा सके। ये था उनका जो संस्थागत ढांचा या विश्वव्यापी लोकतंत्र का सिद्धांत है, उसका दूसरा प्रकार, उसका दूसरा तत्व, कि जो संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र में सुधार किया जाना चाहिए। इसमें जो आपने वीटो शक्ति रखी है, इस वीटो शक्ति को खत्म कीजिए, इसके स्थान पर एक वैश्विक नागरिक सभा का गठन कीजिए, जिसमें विश्व के सभी नागरिक से मतलब है कि विश्व के सभी नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनकर वहां पर भेजे, सभा में भेजे, और जिससे कि क्या होगा, जिससे कि जो आम जनता है, आम जनता की आवाज वैश्विक स्तर पर पहुंच पाएगी। फिर थर्ड है अंतर्राष्ट्रीय कानून सर्वोच्चता। अंतर्राष्ट्रीय कानून सर्वोच्चता से उनका कहना था कि देखिए जो मानवाधिकार है, मानवाधिकार की रक्षा के लिए कोई भी देश
सर्वोच्च नहीं है। ठीक है, कि कल को अमेरिका खड़ा होकर कहने लगे कि मैं ही मानवाधिकारों का रख सकूं, ऐसा नहीं है। बल्कि इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाने हैं, और जो वो अंतर्राष्ट्रीय कानून बनेंगे वो हर एक देश से ऊपर होंगे। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का प्रत्येक देश के ऊपर दबाव होगा। जो प्रत्येक देश है, प्रत्येक देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून ही सर्वोच्च होंगे, कोई देश सर्वोच्च नहीं होगा। ये था उनका जो अपना उन्होंने सिद्धांत दिया था नागरिकता का सिद्धांत, उस नागरिकता के सिद्धांत के क्रियान्वयन करने का तरीका। ठीक है, कि किस तरीके से इसका क्रियान्वयन हो सकता है, किस तरीके से होगा। केंद्रीकृत सरकार नहीं होनी चाहिए विश्व में। विश्व में कैसी सरकार हो, विकेंद्रीकृत सरकार हो, शक्तियों का बंटवारा होना। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र में सुधार होना चाहिए। वीटो पावर आप समाप्त कीजिए। वैश्विक नागरिक सभा का आप गठन कीजिए। फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून को सर्वोच्चता महत्व दीजिए। मानवाधिकार की रक्षा के लिए किसी भी देश को आप सर्वोच्च ना माने, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जो संविधान है, अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है, उसको सर्वोच्चता प्रदान कीजिए। तो जो इनका सिद्धांत है, इनके सिद्धांत का महत्व क्या है कि इन्होंने जो अपना सिद्धांत है, अपने सिद्धांत में किसी व्यक्ति को एक राज्य का नागरिक नहीं माना था, बल्कि उसने नागरिकता के 3 स्तर तय कर दिए थे। कौन कौन से स्तर? एक तो होगा कि वो व्यक्ति अपने शहर में नागरिक होगा, दूसरा स्तर होगा वो अपने देश में नागरिक होगा, और तीसरा स्तर कौन सा है कि वो व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी नागरिक होगा। ठीक है, विश्व स्तर पर भी नागरिक होगा। ये थे उसके 3 स्तर जो उसने नागरिकता के लिए तय कर दिए थे। तो देखिए, जो डेविड हेल्ड है, डेविड हेल्ड का सिद्धांत हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम कर लेते हैं ब्रायन एस टर्नर को। ठीक है, ब्रायन एस टर्नर का सिद्धांत देख लेते हैं क्या है। इनकी सबसे पहले हम देख लेते हैं पुस्तक इनकी कौन सी है? सिटीजनशिप एंड सोशल थ्योरी 1993। सेकंड बुक है सिटीजनशिप एंड कैपिटलिज्म द डिबेट ओवर रिफॉर्मिज्म 1986। सिद्धांत इनका है नागरिकता का समाजशास्त्रीय सिद्धांत। तर्क इन्होंने दिया, अपने सिद्धांत में बताया है कि जो नागरिकता है वो कोई स्थिर कानून नहीं है, बल्कि एक गतिशील सामाजिक प्रक्रिया व प्रथाओं का समूह। देखिए, जो हमारे दूसरे विद्वान है वो है ब्रायन एस टर्नर। ब्रायन एस टर्नर की जो पुस्तक है, 2 पुस्तकें हम यहाँ देखेंगे। सिटीजनशिप एंड सोशल थ्योरी 1993 में इन्होंने लिखी थी, और दूसरी पुस्तक है सिटीजनशिप एंड कैपिटलिज्म द डिबेट ओवर रिफॉर्मिज्म 1986 में। ये इनकी पहली पुस्तक है, ये इनकी दूसरी पुस्तक है। ठीक है, सिद्धांत के इनके नाम है, सिद्धांत का नाम क्या है? नागरिकता का समाजशास्त्रीय सिद्धांत। तो इन्होंने अपने सिद्धांत में तर्क दिया था, इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया था कि जो नागरिकता है वो कोई स्थिर कानून नहीं है। ठीक है, नागरिकता को इन्होंने कहा था कि नागरिकता कोई स्थिर कानून नहीं है, बल्कि यह एक गतिशील सामाजिक प्रक्रिया और प्रथाओं का समूह है। ये कहना था किनका? ब्रायन एस टर्नर का। अब इन्हीं तर्कों के आधार पर, इसी के आधार पर हम इनका पूरा सिद्धांत देख लेते हैं कि इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या क्या बातें कही थी। देखिए, इन्होंने अपने सिद्धांत के आधार बताए थे, 2 आधार बताए थे इन्होंने। एक तो सक्रिय बनाम निष्क्रिय, और दूसरा सार्वजनिक बनाम निजी क्षेत्र। ठीक है, तो इन आधारों में हम सबसे पहले देख लेते हैं सक्रिय बनाम निष्क्रिय। सक्रिय नागरिक क्या होंगे? सक्रिय नागरिक वो वर्ग होंगे जो निम्न वर्ग होंगे। ये संघर्ष करके, आंदोलन के माध्यम से अपने जो अधिकार हैं उन्हें हासिल करते हैं। जो निष्क्रिय नागरिक होंगे, जैसे कि यहाँ पर ब्रिटेन और फ्रांस में हम देख सकते हैं। निष्क्रिय नागरिक कैसे होंगे? निष्क्रिय नागरिक वही होंगे कि जो राज्य हैं वो अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए नागरिकों को अधिकार प्रदान करती है। ये हो गए निष्क्रिय नागरिक। और ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है जर्मनी में, बिस्मार्क के समय, हिटलर के समय नहीं। ठीक है, जर्मनी को हमेशा हिटलर की दृष्टि से मत देखा कीजिए आप, जैसे जर्मनी को बिस्मार्क की नजर से भी देखा कीजिए। ठीक है, बिस्मार्क के बारे में पढ़िए थोड़ा कि बिस्मार्क क्या था जर्मनी का, उसने जर्मनी के लिए क्या किया। फिर सार्वजनिक बनाम निजी क्षेत्र। जो सार्वजनिक क्षेत्र होगा, इसमें जो राज्य है वो कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सीधे हस्तक्षेप करेगा, प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करेगा नागरिकों के जीवन में। और निजी वो होगा जिसमें कि जो परिवार है, जो व्यक्ति है, उसका जो निजी जीवन है उसमें राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा।
ठीक है, ये थे इनके जो नागरिकता सिद्धांत है, नागरिकता का सिद्धांत के आधार हैं इनके। सक्रिय नागरिक कौन से होंगे? निम्न वर्ग के होंगे, ये संघर्ष करके और आंदोलन करके अपने अधिकारों को प्राप्त करेंगे, जैसे कि ब्रिटेन और फ्रांस में हुआ है। फिर निष्क्रिय नागरिक क्या होंगे? निष्क्रिय नागरिक वैसे होंगे जहां राज्य ने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए लोगों को अधिकार अपने आप प्रदान किए हैं, ये हुआ है जर्मनी में। फिर सार्वजनिक से हमारा क्या मतलब है? सार्वजनिक से मतलब है कि जो राज्य है, राज्य कल्याणकारी योजनाएं चलाएगा और इन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से वो जो राज्य है, राज्य के वो जो व्यक्ति है, व्यक्तियों के जीवन में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करेगा। निजी क्या होगा कि व्यक्ति का एक परिवार है, पारिवारिक जीवन है, निजी जीवन है, इस निजी जीवन में राज्य को कोई हस्तक्षेप नहीं करना है, राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये हैं उनके सिद्धांत के आधार। ठीक, अब हम देख लेते हैं नागरिकता के प्रारूप उन्होंने कौन कौन से बताए हैं। 4 प्रारूप बताए हैं, एक एक करके देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आदर्श प्रारूपों में सबसे पहले हम देखते हैं क्रांतिकारी लोकतंत्र। इसमें क्या होगा? सक्रिय सिद्धांत जो हमने अभी देखा है प्लस सार्वजनिक सिद्धांत, इन दोनों को का मिश्रण होगा और जो व्यक्ति है, व्यक्ति अपने अधिकार छीन लेंगे। दूसरा है उदारवादी बहुलवाद, ये है फ्रांस का मॉडल। उदारवादी मॉडल में क्या क्या होना है कि जो सक्रिय है और जो निजी है, इन दोनों का मिश्रण होगा। और ये कौन सा है? ये है अमेरिकी मॉडल। थर्ड है अधिनायकवादी कल्याणवाद, ये होगा निष्क्रिय प्लस सार्वजनिक का मिश्रण। इसमें जो राज्य है, राज्य कल्याणकारी योजना चलाएगा। 4 है पैसिव कंज्यूमर नागरिक, इसमें निष्क्रिय प्लस निजी का मिश्रण होगा। ये आधुनिक उपभोक्तावादी समाजों में दिखता है। कैसे? जो नागरिक हैं वो राजनीति से दूर हैं, निजी सुख सुविधाओं पर ध्यान। ठीक है, ये हो गए आदर्श नागरिकता के प्रारूप जो उन्होंने बताए हैं। सबसे पहला प्रारूप उन्होंने बताया है क्रांतिकारी लोकतंत्र का। इसमें जो सक्रिय नागरिक है, जो संघर्ष करने वाले नागरिक है और जो सार्वजनिक नागरिक हैं, जिनके लिए जो राज्य है, राज्य क्या करेगा? राज्य कल्याणकारी योजनाएं चलाएगा। इनका मिश्रण होता है और इस मिश्रण से जो नागरिक है, नागरिक सरकार से या राज्य से अपने अधिकार छीन लेते हैं। ये फ्रांस का मॉडल है। फिर अमेरिकी मॉडल है कौन सा? उदारवादी बहुलवाद, जिसमें जो सक्रिय है और निजी है। ठीक है, इन दोनों का मिश्रण हुआ और अमेरिकी मॉडल आया ये। फिर थर्ड है निष्क्रिय प्लस सार्वजनिक, जो कि अधिनायकवादी कल्याणवाद से संबंधित है। इसमें जो राज्य अपने अंदर शांति बनाए रखने हेतु कल्याणकारी योजनाएं चलाता है। फिर निष्क्रिय और निजी का मिश्रण है, जिसमें आधुनिक समाजों में मिलता है, जहां जो नागरिक है, नागरिक अपनी निजी सुख सुविधाओं का फायदा उठाने के लिए, अपने निजी सुख सुविधाओं की पूर्ति करने के लिए जो राजनीति है, राजनीति से दूर रहते हैं। ठीक है, अब कुछ और तथ्य देख लेते हैं, प्रमुख तथ्य वो क्या क्या बताया इन्होंने अपनी सिद्धांत से संबंधित। सबसे पहला नागरिक प्रथाओं के रूप में ब्रायन स्टर्नर का कहना था कि देखिए, जो नागरिकता है वो केवल कागज पर लिखे कानून नहीं है, बल्कि आर्थिक, राजनीतिक, न्यायिक क्रियाओं का माध्यम है, जिससे समाज में संसाधनों का बंटवारा होता है। दूसरा कि जो निम्न वर्ग हैं, महिलाएं हैं, इस तरह के जो हाशिए पर रखे हुए अन्य समूह हैं, ये स्थापित राजनीतिक संस्थाओं का उपयोग करके अपने जो सामाजिक अधिकार हैं, सामाजिक आर्थिक अधिकार हैं, आर्थिक या राजनीतिक अधिकार हैं, वो प्राप्त करती हैं, अधिकार प्राप्त करते हैं। थर्ड है शारीरिक व सांस्कृतिक आयाम की जो मानवीय शरीर है, इससे उनका अर्थ था स्वास्थ्य से, लैंगिक अधिकार से। इसके बाद जो संस्कृति है, संस्कृति में भाषा, क्षेत्र, इस तरह की जो चीजें आ जाती हैं, ये सब इनका संरक्षण बहुलवादी नागरिकता का अनिवार्य हिस्सा है। ये हो गए उन्होंने जो प्रमुख तथ्य दिए थे अपने सिद्धांत से संबंधित, नागरिकता के सिद्धांत से संबंधित, कि जो नागरिकता है, नागरिकता केवल कागज पर लिखे कानून नहीं है। नागरिकता केवल ये नहीं है कि क्या आपने कानून लिख दिए और व्यक्ति को नागरिकता मिल गई, बल्कि ये क्या है? ये आर्थिक, राजनीतिक, न्यायिक क्रियाओं का एक माध्यम है। इन क्रियाओं के माध्यम से ही जो समाज में संसाधन है, संसाधनों का जो बंटवारा है, वो न्यायपूर्ण ढंग से हो सकता है। उसके बाद फिर आता है अधीनस्थ समूहों का संघर्ष। की देखिए, समाज में ऐसा नहीं है कि नागरिकता सभी वर्गों को एक ही तरह से प्राप्त हो गई है, एक बार ही प्राप्त हो गई है, बल्कि समाज में समूहों को नागरिकता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने पड़े हैं। जो निम्न वर्ग हैं, महिलाएं हैं, गरीब वर्ग हैं, ऐसे वर्गों ने जो स्थापित राजनीतिक संस्थाएं हैं, जो पहले से राजनीतिक संस्थाएं स्थापित हुई थी, उन संस्थाओं के माध्यम से
अपनी जो सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक अधिकार हैं वो प्राप्त किए हैं। और फिर थर्ड है शारीरिक व सांस्कृतिक आयाम। नागरिकता प्राप्त करने का शारीरिक और सांस्कृतिक आयाम क्या है कि देखिए, जो मानवीय शरीर है, मानवीय शरीर में उसने स्वास्थ्य, लैंगिक अधिकार, इस तरह के अधिकारों को शामिल किया है कि मानवीय शरीर और जो संस्कृति है, संस्कृति में उसने भाषा और क्षेत्र आदि को शामिल किया है कि मानवीय शरीर और संस्कृति, इन दोनों का संरक्षण जरूरी है अगर आपको बहुलवादी नागरिकता लानी है। ठीक है, बहुलवादी नागरिकता के लिए मानवीय शरीर और संस्कृति दोनों का संरक्षण जरूरी है। तो देखिए, आज हमने जो बहुलवादी सिद्धांत है, बहुलवादी सिद्धांत से संबंधित हमने 2 विद्वान आज कवर कर लिए हैं। अब बाकी हम कल के लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।